हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि मोस्टली रिपीटेड है या मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं क्रिटिसिज्म से। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे एरिस्टोटल, जॉन ड्राइडन एंड सैमुअल जॉनसन। ये जो भी क्लास है आज की, इसमें आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स में बने हैं और जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं आपको उसमें कहीं ना कहीं एक क्लू मिल जाएगा कुछ की टर्म्स के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरिस्टोटल एरिस्टोटल की अगर हम बात करें तो एरिस्टोटल से आपको 3 से 4 कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। पहला तो इनका जो कॉन्सेप्ट है ट्रेजेडी का, जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है। पोएटिक्स इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल वर्क है जिसमें इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं रिगार्डिंग ट्रेजेडी प्लॉट। इसके अलावा इन्होंने प्लेटो के माइमेसिस या मिमेसिस जो है उसके भी आइडिया को रिजेक्ट किया है, जिसमें कि प्लेटो कहते हैं कि पोइट्री इज ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी। ओके, तो इस भी हम आइडिया की बात करेंगे। इसके अलावा एरिस्टोटल का ये स्टेटमेंट है कि पोइट्री हिस्ट्री से सुपीरियर है, तो हम उस पर भी बात करेंगे। कुछ की टर्म्स इन्होंने दिए हैं जैसे हमाशिया, कैथारसिस, पेरिपेशिया, एनोग्नोसिस, तो हम उसकी भी बात करेंगे। तो इन सभी की पॉइंट्स को ध्यान में रखना है आपको। इसके अलावा आइडियल, ट्रैजिक, हीरो, इसके कुछ की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन है एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ मिमेसिस डिफर फ्रॉम प्लेटोज बिकॉज। तो प्लेटो का मैंने आपको बताया, प्लेटो का कहना है कि जो पोइट्री है, ये जो आर्ट है, वो आइडिया को इमिटेट करती है और आइडिया जो आर्ट है वो खुद भी एक तरह से कहा जा सकता है इमिटेशन है रियलिटी का। ठीक है, इसके लिए उन्होंने कई सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं। चेयर का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, तो देखा जाए तो प्लेटो के अकॉर्डिंग आर्ट इमिटेशन ऑफ लाइफ है और उनका कथन था कि आइडिया ही अल्टीमेट रियलिटी है। इसके अलावा इनका कहना था कि पोइट्री से ज्यादा सुपीरियर फिलोसफी है और इस वजह से उन्होंने पोइट्री को डिस्कार्ड किया था ऑन द बेसिस ऑफ मॉरल एंड फिलोसॉफिकल ग्राउंड। तो अब अगर हम बात करें एरिस्टोटल की, तो एरिस्टोटल इस बात पे तो प्लेटो से पूरी तरह सहमत है कि पोएट एक इमिटेटर होता है, पोएट इमिटेट करता है। ठीक है, इस बात से तो पूरी तरह सहमत है और इस बात से भी वो सहमत हैं कि वो एक क्रिएटिव आर्ट या इमिटेशन क्रिएट करता है। लेकिन इनका कहना है कि पोएट्री इमिटेशन है एक एक्शन का, जो कि ना तो फिलोसफिकल है ना तो मॉरल है। ओके, इनका कहना है कि पोइट्री इज अ टूल ऑफ इंक्वायरी, जो कि ना तो मॉरल है ना तो फिलोसफिकल है। इस बेसिस पे आप पोइट्री को या आर्ट को डिस्कार्ड नहीं कर सकते। एरिस्टोटल कहते हैं कि बचपन से ही जो बच्चा है वो इमिटेट करके ही सीखता है, जो चाइल्ड है वो इमिटेट करके ही सीखता है। इस वजह से इन्होंने आर्ट को या पोइट्री को डिस्कार्ड नहीं किया है जैसा कि प्लेटो ने डिस्कार्ड किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन सही होगा वो होगा कंसीडर्ड इमिटेशन एज अ नेचुरल ह्यूमन इंस्टिक्ट। इनका कहना है कि एक नेचुरल ह्यूमन इंस्टिक्ट होती है, जबकि प्लेटो ने इस बात को डिस्कार्ड किया है। और ये भी आपको याद रखना है कि प्लेटो ने मॉरल और फिलोसॉफिकल ग्राउंड पे डिस्कार्ड किया है। इसके अलावा एरिस्टोटल ने ये भी बोला है कि जो पोइट्री है वो सुपीरियर है। तो अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे, आगे कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो ये आपको पहला पॉइंट याद रखना है। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, अनलाइक प्लेटो एरिस्टोटल सीज मिमेसिस एज नेचुरल, प्लेजरेबल एंड एजुकेशनल। तो मिमेसिस आपको याद रखना है, मिमेसिस मतलब कि जो इमिटेशन है। ठीक है, इमिटेशन ये आपको याद रखना है, जिसमें कि प्लेटो ने ये बोला था कि जितनी भी आर्ट्स है वो सारी मिमेटिक होती हैं बाय नेचर और आर्ट भी लाइफ का इमिटेशन है, आइडिया ही अल्टीमेट रियलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग पोइट्री सुपीरियर है हिस्ट्री से, क्यों है? काफी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे इनका कहना है कि जो पोएट और जो हिस्टोरियन है दोनों अपने अपने तरीके में बहुत ज्यादा अप्रोच जो उनका है वो डिफरेंट है। इनका कहना है कि जो हिस्टोरियन है वो ये बताता है कि क्या हुआ था और पोएट क्या बताता है कि क्या होना चाहिए। तो देखा जाए तो पोएटिक आइडियल अप्रोच को दिखाते हैं और इसके अलावा जो हिस्टोरियन होते हैं वो पार्टिकुलर फैक्ट्स को बताते हैं, जबकि जो पोएट है वो एक यूनिवर्सल अप्रोच लेके चलते हैं। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग कहा देखा जाए तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग पोएट्री ज्यादा फिलोसॉफिकल है और हायर है मोर देन फिलोसफी, सॉरी मोर देन हिस्ट्री। ठीक है,
क्योंकि हिस्ट्री जो है वो पार्टिकुलर को डील करती है, जबकि पोइट्री एक्सप्रेस करती है यूनिवर्सल चीजों को, क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके अलावा एरिस्टोटल प्लेटो से इस बात पे भी सहमत नहीं थे कि जो पोइट्री है वो लोगों को वीक बनाती है, इमोशनल बनाती है, टू सेंटिमेंटल बनाती है। इनका कहना था कि जो पोइट्री है, पोइट्री से आप हमेशा ट्रेजेडी से थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे, क्योंकि पहले के टाइम में जो भी प्लेज होते थे वो पोइट्रिक फॉर्म में ही लिखे जाते थे। और इनका कहना है कि जो पोइट्री है, जो एंड ऑफ पोइट्री है वो क्या है, टू प्लीज। ठीक है, इस तरह जो प्लीजिंग है वो अदर प्लेजर से बहुत ज्यादा सुपीरियर है, और ये लोगों को वीकर नहीं बनाता है, बल्कि कैथार्टिक इफेक्ट के माध्यम से ये एक ह्यूमन बीइंग को हम्बल बनाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स अरिस्टोटल डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी। काफी ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, तो इसमें आप सभी को ट्रेजेडी की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। बुक नंबर 6 में, ये आपको याद रखना है, टोटल 26 चैप्टर्स हैं पोएटिक्स के, और 26 में जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें इन्होंने ट्रेजेडी की डेफिनेशन दी है। तो डेफिनेशन है, ट्रेजेडी देन इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड in the language embellished with each kind of artistic ornament, the several kinds being found in separate parts of the play in the form of action, not of narrative, through pity and fear, effecting the proper purgation, catharsis of these and similar emotions. तो ये जो मैंने ट्रेजेडी की डेफिनेशन बोली है, इसे आप लिख सकते हैं अपने नोट्स में, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, ट्रेजेडी क्या है, एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला ही सवाल है। ठीक है, और एक चीज और पूछी जाती है कि ट्रेजेडी के जो इन्होंने पॉइंट्स बताए हैं उसमें इन्होंने एक मॉडल क्या बताया है या एक परफेक्ट एग्जाम्पल क्या दिया है, तो सोफोक्लीस का एग्जाम्पल दिया है एडिपस द किंग का। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो एरिस्टोटल के आइडियल ट्रेजिक हीरो से क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि आइडियल ट्रेजिक हीरो की क्या कैरेक्टरिस्टिक इन्होंने बताई है। तो इनका देखिए, पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जो ट्रेजिक हीरो है वो एक मैन ऑफ इमिनेंस होना चाहिए, मतलब ऑफ अ नोबल फैमिली होना चाहिए, कोई पुअर क्लास का या मिडिल क्लास का ऐसा कुछ भी नहीं उन्होंने बताया है। दूसरा इन्होंने बताया है कि जो हीरो है वो बहुत ना तो अच्छा होना चाहिए, ना तो बहुत विकेड होना चाहिए। ठीक है, मतलब ना तो बहुत ज्यादा गुड होना चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा बैड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि गुड व्यक्ति की सफरिंग को व्यक्ति देखेगा, जो ऑडियंस देखेगा, उसकी ट्रेजेडी को देखेगा, तो कहीं ना कहीं उनके मन में डिस्गस्ट की फीलिंग आएगी। ठीक है, और यदि विलेन के डाउनफॉल को कोई व्यक्ति देखेगा, ऑडियंस देखेगा, तो उनकी सोल को ये सेटिस्फाई करेगा, उनको ये अच्छा लगेगा। तो इस वजह से कैथार्टिक इफेक्ट होगा ही नहीं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ट्रेजिक हीरो ऐसा होना चाहिए जो एक हायर क्लास से आ रहा हो, नोबल फैमिली से आ रहा हो, और वो बेसिकली एक गुड मैन होना चाहिए, एक वर्चुअस मैन होना चाहिए विद अ ट्रेजिक फ्लॉ। ठीक है, उसके अंदर एक ट्रेजिक फ्लॉ होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, ही शुड बी अ गुड मैन विद अ ट्रेजिक फ्लॉ। और इस ट्रेजिक फ्लॉ को एरर ऑफ जजमेंट भी बोला जाता है, या हेमार्शिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एरर ऑफ जजमेंट, या जो काफी ज्यादा टर्म पूछी जाती है एग्जाम में, दैट इज हेमार्शिया। ठीक है, हेमार्शिया ग्रीक टर्म है, ये आपको याद रखना है। एरर इन जजमेंट, ट्रेजिक फ्लॉ, हेमार्शिया, जिसकी वजह से ट्रेजेडी होती है। और जब ट्रेजेडी होती है तो ये कैथार्टिक इफेक्ट क्रिएट करता है, पिटी एंड फियर क्रिएट करता है ऑडियंस के मन में। तो यहाँ से आपको आई थिंक समझ में आया कि ये बहुत ज्यादा अच्छा व्यक्ति नहीं होना चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा बुरा व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, अ रैदर गुड मैन बोला है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है? अ रैदर गुड मैन। ये आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट इज विच पेयर इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद इमोशनल इफेक्ट ऑफ ट्रेजेडी। तो अभी मैंने आपको बताया, कैथारसिस, कैथार्टिक इफेक्ट होता है कैथारसिस। ठीक है, इसे परगेशन भी बोला जाता है। ठीक है, परगेशन। तो ये जो कैथार्टिक इफेक्ट होता है वो क्या क्रिएट करता है? पिटी एंड फियर। ओके, पिटी एंड फियर। कैथारसिस टर्म भी आपको याद रखना है, परगेशन। अब मैच द टर्म्स है, देखिए यहाँ से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। हेमार्शिया, हेमार्शिया को क्या बोलेंगे?
हेमार्शिया को बोला जाएगा एरर ऑफ जजमेंट। अभी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट इज पेरिपेशिया एंड एनॉग्नोसिस। ये काफी ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है और इसमें कंफ्यूजन भी होता है। तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये किस चैप्टर्स में आते हैं। तो पेरिपेशिया जो है और एनॉग्नोसिस दोनों चैप्टर नंबर 11 में आते हैं। चैप्टर भी आपको याद करके चलना है। पेरिपेशिया क्या होता है? पेरिपेशिया होता है रिवर्सल, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। ठीक है। नेक्स्ट इज एनॉग्नोसिस। तो एनॉग्नोसिस क्या होता है? रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन ऑफ ट्रुथ या डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ। ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखना है और इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि पेरिपेशिया क्या होता है। पेरिपेशिया जैसे ये एक हम कह सकते हैं एक टर्निंग पॉइंट होता है ड्रामा में। ठीक है। जैसे ही कंक्लूजन की तरफ ड्रामा बढ़ता है, क्लाइमेक्स हम कह सकते हैं, क्लाइमेक्स के बाद की ये सिचुएशन है जब हम देखते हैं कि कोई कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता है, कोई मिस्ट्री क्लियर हो जाती है। ठीक है। तब ये चीज होती है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि जब मैकबेथ में फ्लियंस भाग जाता है और बैंको उससे कहता है टू टेक रिवेंज, तो कहीं ना कहीं जो ऑडियंस जब इस सीन को देखते हैं या सुनते हैं उन्हें याद आती है विचेस की प्रोफेसी। क्या थी प्रोफेसी? कि बैंको तो राजा नहीं बनेगा लेकिन उसके जो सक्सेसर्स हैं वो राजा बनेंगे। सो दिस इज पेरिपेशिया। एनॉग्नोसिस क्या होता है? एनॉग्नोसिस मतलब रिकॉग्निशन ऑफ ट्रुथ या डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ। तो ये वो मोमेंट होता है जब प्रोटोगोनिस्ट को रियलाइज होता है कि सच क्या है। जैसे कि मैकबेथ ने जब मैकडफ को ये बोलते सुना दैट ही इज अनटाइमली रिप्ड फ्रॉम हिज मदर्स वूम, तो ये क्या था? डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ। क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि कोई तो अनटाइमली रिप्ड होगा ही नहीं, तो वो क्या था? डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ। सेम एज एडिपस रेक्स में जब एडिपस को ये पता चलता है कि उसने अपने ही फादर को किल किया और उसने अपनी मदर से शादी कर ली। सो दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट ही गॉट टू नो द रियलिटी। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो उसके बाद बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। तो ये भी सवाल पूछा गया कि पेरिपेशिया और एनॉग्नोसिस एक के बाद एक आते हैं या साथ साथ आते हैं। तो कई बार आपको पैरेलल लेवल पे दिखेगा ये चीज। ठीक है। अगर हम बात करें पेरिपेशिया की, तो पेरिपेशिया वो मोमेंट है जब जो प्रोटोगोनिस्ट है उसकी जो पूरी लाइफ जो अच्छी चल रही होती है बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, वो एक तरह से देखी जाए तो गुड से बैड की तरफ चली जाती है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें ए का बी हो जाएगा, 2 का सी रिवर्सल एंड एनॉग्नोसिस का क्या हो जाएगा? रिकॉग्निशन। ठीक है। तो ये ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग एरिस्टोटल 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी। तो ये कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये पूछा जाता है एरिस्टोटल की जो ट्रेजेडी की जो एलिमेंट्स है उससे। तो ट्रेजेडी के टोटल 6 एलिमेंट्स दिए हैं: प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन मेलोडी एंड स्पेक्टेकल। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा एलिमेंट नहीं है? कोरस नहीं है, कोरस नहीं है। प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, मेलोडी एंड स्पेक्टेकल ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल व्हाट इज सोल ऑफ ट्रेजेडी। तो सोल ऑफ ट्रेजेडी है प्लॉट। प्लॉट के बिना जो ट्रेजेडी है वो अधूरी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी इज प्लॉट। ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि लीस्ट लीस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? तो लीस्ट इंपॉर्टेंट है स्पेक्टिकल। ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। वाई डज एरिस्टोटल रैंक स्पेक्टिकल लोवेस्ट अमंग द एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी। तो देखिए इसका रीजन ये है कि जो स्पेक्टिकल है वो स्टेज क्राफ्ट पे ज्यादा डिपेंड होता है बजाय कि पोएटिक आर्ट पे। स्पेक्टिकल मतलब क्या होता है? स्पेक्टिकल मतलब जो ओवरऑल अपीयरेंस होता है स्टेज का, उसकी बात हो रही है। ठीक है। जो डेकोरेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ड्रामा का, तो उसको बोला गया है स्पेक्टिकल। ओके। विच ट्रेजेडी इज रेपिटेडली साइटेड बाय एरिस्टोटल एज एन एग्जाम्पलरी मॉडल। तो अभी मैंने आपको बताया एडिपस रेक्स। ये भी आपको याद रखना है किस राइटर का ये वर्क है। सो दिस इज बाय सोफोक्लीज। एरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ कैथार्टिक इज मोस्ट ऑफन इंटरप्रेटेड। कैथारसिस इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाता है? तो प्योरिफिकेशन ऑफ और परगेशन ऑफ इमोशंस, प्योरिफिकेशन और परगेशन ऑफ इमोशंस। ओके।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है assertion रीजन पे, प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी इमिटेट्स एक्शन rather than persons। तो ये दोनों assertion एंड रीजन है। तो अभी मैंने आपको बताया था प्लॉट जो है वो ट्रेजेडी का सोल होता है और ट्रेजेडी एक्शन को इमिटेट करती है। ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, ये मैंने अभी आपको बताया था। तो इसमें दोनों क्या हो जाएगा, assertion और रीजन ट्रू हो जाएगा। ठीक है, वैसे बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझिए, की टर्म समझिए, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। 5 to 6 की टर्म्स आपको याद रखने हैं, कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। मार्शिया, पेरिपेशिया, एनाग्नोसिस, ट्रेजिक हीरो एंड इवेंट्स ऑफ अ ट्रेजेडी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल टू एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ ट्रेजिक स्ट्रक्चर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 यूनिटीज की इन्होंने बात करी है जो कि इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, किसी भी वर्क में, किसी भी प्ले में, या आप कह सकते हैं जो ट्रेजेडी है उसमें 3 यूनिटीज होती हैं। एक आइडल ट्रेजेडी वही होती है जो 3 यूनिटीज को फॉलो करती है। तो ट्रेजेडी में जो यूनिटी होती है वो क्या होती है, टाइम की, प्लेस की और एक्शन की। टाइम का कहने का मतलब है कि 24 आवर्स में ये फिनिश हो जाना चाहिए। प्लेस मतलब सिंगल प्लेस की बात करते हैं, और एक्शन जो है वो सिंगल एक्शन को दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग क्या है, तो यूनिटी ऑफ एक्शन। ठीक है, क्या है, यूनिटी ऑफ एक्शन। तो आई होप आपको इतने पॉइंट समझ में आए हैं। अब हम बात करते हैं प्लॉट की। इन्होंने 2 तरीके के प्लॉट बताए हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ये आपको याद रखना है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल प्लॉट वो होते हैं जिसमें पेरिपेशन है, एनाग्नोसिस नहीं होता है, एंड कॉम्प्लेक्स प्लॉट वो होते हैं जिसमें पेरिपेशिया और एनाग्नोसिस होता है। तो क्वेश्चन अक्सर ये बनता है कि किस प्लॉट को इन्होंने प्रेफरेंस दी है, तो ऑब्वियसली इन्होंने कॉम्प्लेक्स जो प्लॉट है उससे ही वरीयता दी है, इसमें पेरिपेशिया और एनाग्नोसिस होता है। ठीक है, तो आई होप आपको इतने पॉइंट्स क्लियर हैं। 3 यूनिटीज में आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि जो एडिपस रेक्स है इसमें 3 यूनिटीज को फॉलो किया गया है। इसके अलावा शेक्सपियर के, विलियम शेक्सपियर के टेम्पेस्ट वर्क में आपको 3 यूनिटीज देखने को मिलती है। ठीक है, विलियम शेक्सपियर की अगर बात करें तो इन्हें काफी क्रिटिसाइज किया गया है कि इन्होंने यूनिटीज को फॉलो नहीं किया है। तो जब हम सैमुअल जॉनसन की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि किस पॉइंट पे उन्होंने उन्हें डिफेंड किया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ से और क्वेश्चंस बनने की, तो क्वेश्चन बन सकते हैं प्लॉट को क्या बोला जाता है। तो प्लॉट को बोला जाता है मिथोस। आपको यहाँ पे कुछ नोट्स भी मैंने प्रोवाइड किए हैं, आपको मिल जाएंगे पीडीएफ में। कैरेक्टर को क्या बोला है, तो इन्होंने बोला है इथॉस। ये दोनों काफी ज्यादा पूछे गए हैं। प्लॉट मतलब अ हार्मोनियस कॉम्बिनेशन और अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट्स। ठीक है, और कैरेक्टर जो कि स्टोरी को आप कह सकते हैं एक्शन को जो बढ़ाता है। ठीक है, थॉट मैंने आपको बताया। डिक्शन क्या होती है, कंपोजिशन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, और मेलोडी, मेलोडी तो जो सॉन्ग्स होते हैं उसको मेलोडी बोला गया। स्पेक्टिकल मैंने आपको बता दिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आप एरिस्टोटल से कवर कर सकते हैं, और यही बेसिक क्वेश्चन है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि एरिस्टोटल प्लेटो के डिसाइपल थे, और अरिस्टोटल के डिसाइपल थे अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक है, इनके 2 वर्क इंपॉर्टेंट है, द पोएटिक्स जो जिसकी मैंने चर्चा की आपसे। नेक्स्ट इज द रेटोरिक। रेटोरिक में क्या बताया गया है, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं जॉन ड्राइडन की। मैंने आपसे अभी जो भी आज का मैंने नोटिस दिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगी, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव में नहीं जाऊंगी। तो मैं आपके साथ केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ही डिस्कस कर रही हूँ। तो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन से पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। तो ड्राइडन को जाना जाता है एज अ फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट इज, इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है क्योंकि इन्होंने क्रिटिसिज्म को एज अ सिस्टमेटिक डिसिप्लिन एस्टैब्लिश किया है। नेक्स्ट इज, विच क्रिटिकल वर्क ऑफ ड्राइडन इज कंसीडर्ड द फर्स्ट सब्सटैंशियल वर्क ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। सो दैट इज एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज इट पब्लिश। तो ये पब्लिश हुआ है 1668 में।
इसको किस फॉर्म में लिखा गया है? तो इसे प्लेटोनिक डायलॉग के फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, प्लेटोनिक डायलॉग फॉर्म में लिखा गया है। 4 लोगों के बीच में डायलॉग होते हैं, तो हम उसके कैरेक्टर्स के नाम भी देखेंगे। टोटल कितने कैरेक्टर हैं, टोटल कितने स्पीकर हैं? तो 4 स्पीकर्स हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए 4 कैरेक्टर हैं, 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कौन कैरेक्टर किसको डिफेंड कर रहा है, मतलब कौन ट्रेजेडी को डिफेंड कर रहा है, सॉरी कौन एंशियंट प्ले को डिफेंड कर रहा है, कौन मॉडर्न को, ये सब आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इन दिस वर्क हु रिप्रेजेंट ड्राइडन? ठीक है, तो निएंडर आपको याद रखना है, निएंडर जिसको न्यू मैन भी बोला गया है, ये ड्राइडन है। ठीक है, हु डिफेंड द एंशियंट? कौन एंशियंट को डिफेंड करता है? तो क्राइट्स। यहाँ से आप सी से कनेक्ट कर सकते हैं। और निएंडर मतलब न्यू मैन, न्यू मैन कौन होंगे? ड्राइडन होंगे। ऐसे आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं, क्राइट्स को सी से कनेक्ट कर सकते हैं। हु डिफेंड द मॉडर्न्स? अब यहाँ पे मॉडर्न्स और फ्रेंच में काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। मॉडर्न को डिफेंड करते हैं यूजेनियस। ठीक है, कौन डिफेंड करते हैं? यूजेनियस। यहाँ हम ये भी देखेंगे कि कौन से कैरेक्टर हैं ये। हु सपोर्ट्स फ्रेंच ड्रामा? फ्रेंच ड्रामा को कौन सपोर्ट करता है? तो लिसिडियस, लिसिडियस। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, मॉडर्न को कौन सपोर्ट करता है? यूजेनियस। एंड फ्रेंच को कौन सपोर्ट करता है? लिसिडस, लिसिडस सॉरी। ड्राइडन थ्रू निएंडर, मतलब ड्राइडन निएंडर कैरेक्टर के माध्यम से किसको सपोर्ट कर रहे हैं? तो इंग्लिश ड्रामा को सपोर्ट करें। इंग्लिश ड्रामा में शेक्सपियर के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी कोटेशंस दी हैं जो काफी पूछी जाती हैं। ड्राइडन प्रेफर्ड विच प्ले राइट अबव ऑल राइटर्स? तो ये शेक्सपियर को सभी राइटर्स के ऊपर वरीयता देते हैं। अब जो 12 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ड्राइडन कॉल्ड शेक्सपियर, शेक्सपियर को इन्होंने क्या बोला है? द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशिएंट पोएट्स हैज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। काफी ज्यादा पूछी जाने वाली कोटेशन है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनका इनके बारे में और भी कुछ कोटेशंस है जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। ओके, एक कोटेशन ड्रामा के बारे में है, हु डिफाइन ड्रामा एज अ जस्ट एंड लाइवली इमेज ऑफ ह्यूमन नेचर। ठीक है, ये काफी ज्यादा पूछा गया है सवाल। A just and sorry, a just and lively image of human nature। तो आप सोचिए कि किसने ये बोला है, तब तक मैं आंसर आपको बताती हूँ। ठीक है, हु डिफाइन ड्रामा एज अ जस्ट एंड लाइवली इमेज ऑफ ह्यूमन नेचर? तो ये स्टेटमेंट है लिसिडस का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें काफी लोग निएंडर टिक कर देते हैं जो कि गलत है। तो अब बात करते हैं, ये जो 4 कैरेक्टर्स हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो ये सभी रेस्टोरेशन एरा के लिटरेरी फिगर्स थे और ये अलग-अलग क्रिटिकल पोजीशंस को दिखाते हैं। तो पहले बात करते हैं हम क्राइट्स की। शुरुआत कौन करता है? क्राइट्स से ही शुरुआत होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो क्राइट्स जो कि सर रॉबर्ट हॉवर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये एडवोकेट करते हैं एंशियंट के लिए। इनका कहना है कि ग्रीक और रोमन प्लेराइट सुपीरियर होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ड्रामा के रूल्स को इन्वेंट किया है और इन्होंने राइम के यूज को बहुत ज्यादा अपोज किया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु वायलेंटली अपोज द यूज ऑफ राइम इन प्लेस? इनका कहना है कि ब्लैंक वर्स ज्यादा नेचुरल होता है, तो ये आपको याद रखना है। हालांकि निएंडर ने राइम के यूज को सपोर्ट किया है, इनका कहना है कि ब्लैंक वर्स ज्यादा नेचुरल होता है। इसके अलावा क्राइट्स ने यूजेनियस की बातों का भी बहुत ज्यादा विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि जो एंशियंट्स हैं उनका अभी तक मॉडर्न जो भी ड्रामेटिस्ट है वो इमिटेशन कर रहे हैं। मतलब उनका कहना है कि एंशियंट ने ही कुछ फॉर्म्स बनाए थे जैसे यूनिटीज या जो भी प्लेस के जो तरीके हैं कैसा लिखना है और वही बनाया और उसी को मॉडर्न लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि जो यूनिटीज हैं उसे एंशियंट ने प्रॉपरली फॉलो किया है, लेकिन जो इंग्लिश प्लेराइट हैं वो यूनिटीज को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते और एक प्ले की टाइमलाइन को एक दिन से ज्यादा कभी कभी सालों तक वो एक्सीड कर देते हैं। इनका ये भी कहना है कि जो प्लेस है, प्लेस की अगर बात की जाए तो उसको भी फॉलो करना चाहिए और प्रॉपर हम कह सकते हैं जहाँ से शुरुआत हो रही है प्रॉपर एक बिगनिंग होता है, मिडिल होता है, एंड होता है, इस बात को भी वो बहुत ज़्यादा
सपोर्ट करते हैं, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, और क्राइट्स ने बेन जॉनसन को एज एन एग्जाम्पल बताया है कि इंग्लिश ड्रामेटिस्ट की अगर बात की जाए तो बेन जॉनसन बेस्ट है, क्योंकि उन्होंने एंशियन के जो भी रूल्स है उसे फॉलो किया है। अगर राइम की बात की जाए तो इनका कहना है कि जो राइम है वो सीरियस प्लेज में नहीं लिखी जा सकती, इसे हालांकि कॉमेडी में हम फॉलो कर सकते हैं। इनका कहना है कि प्लेज में जो राइम है वो अननेचुरल होती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आप याद रखेंगे, इतना आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा है। अब हम बात करते हैं यूजेनियस की। तो यूजेनियस कहते हैं, यूजेनियस जो कि चार्ल्स सैकविल या लॉर्ड बकलहर्स्ट दोनों में से कोई भी हम कह सकते हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मॉडर्न को डिफेंड करते हैं। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो यूजेनियस जो है वो एंशियन को हालांकि रेस्पेक्ट तो करते हैं, लेकिन इनका कहना है कि जो मॉडर्न ड्रामेटिस्ट है स्पेशली इंग्लिश, उन्होंने अपनी लर्निंग्स के माध्यम से, साइंटिफिक नॉलेज के माध्यम से, बहुत सारे इनोवेटिव जो तरीके हैं उसके माध्यम से एंशियन को भी सरपास कर दिया है, जिसका राइट्स ने विरोध किया था। ठीक है, और इनका कहना है कि जो मॉडर्न है वो आज की जो भी राइटिंग स्टाइल है उसे फॉलो कर रहे हैं, और अगर देखा जाए जो एंशियंट है उनकी स्टोरी एक ही रहती है। मतलब आप कोई भी अगर प्ले देखने जाएंगे आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि क्या स्टोरी है। ठीक है, तो यूजेनियस कहते हैं कि जो मॉडर्न्स हैं उन्हें एंशियन के जो राइटिंग स्टाइल से फायदा जरूर हुआ है, लेकिन जो मॉडर्न राइटर हैं उन्होंने एंशियन को भी सरपास कर दिया है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि जो क्लासिकल यूनिटीज का यूज है वो बहुत ही ज्यादा आर्टिफिशियल है। ओवर एडहेरेंस ऑफ रूल्स किसी भी वर्क को बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल बनाता है, जो कि एंशियंट ने किया है, जो कि अब मॉडर्न राइटर नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, इन्होंने ट्रेजेडी और कॉमेडी की ब्लेंडिंग को भी डिफेंड किया है। इनका कहना है कि जो ट्रेजेडी और कॉमेडी का जो मिक्सचर है, स्पेशली अगर आप देखें शेक्सपियर के प्ले में आपको ट्रेजी कॉमेडी प्ले मिलते हैं, ट्रेजी कॉमिक, तो इनका कहना है कि ये हमारी लाइफ की रियलिटी को दिखाता है, जबकि जो एंशियंट राइटर्स है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रूल्स को ही फॉलो किया है, जो कि हमारी रियलिटी से दूर कर देता है चीजों को। तो आई होप आपको ये क्लियर है। और ड्यूज एक्स मसीना के यूज को भी यूजेनियस बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं अपोज करते हैं। उनका कहना है कि ये बहुत ही ज्यादा एक वीक और क्लमजी स्केप है, जो कि मॉडर्न राइटर्स अवॉइड करते हैं, वो नहीं यूज करते ताकि प्लॉट का कंस्ट्रक्शन अच्छा बना रहे। तो हम इन पॉइंट्स को देखते हैं, और इन्होंने मॉडर्न ड्रामेटिस्ट जिसमें शेक्सपियर, ब्यूमेंट एंड फ्लेचर, इनका सपोर्ट किया है, ये आपको याद रखना है। तो आपके एग्जाम के लिए इतना सही है, इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लिसिडस। लिसिडस की अगर हम बात करें तो ये सर चार्ल्स सैडली हैं, ऐसा बोला जाता है। ये फ्रेंच ड्रामा को डिफेंड करते हैं। तो फ्रेंच ड्रामा में आपको बहुत सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। इनका कहना है कि जो फ्रेंच ड्रामा है वो सुपीरियर होता है। क्यों? क्योंकि जो फ्रेंच ड्रामा है वो यूनिटीज को फॉलो करता है, एरिस्टोटल की जो 3 यूनिटीज है उसे फॉलो करता है, और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्लॉट को मिलता है। एक प्रॉपर प्लॉट होता है, एक्शन, प्लेस और टाइम को फॉलो करता है, 24 आवर्स में फिनिश हो जाता है, एक ही जगह की सेटिंग होती है। नेक्स्ट जो ये कहते हैं कि ट्रेजी कॉमेडी जो है ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। मतलब ट्रेजेडी और कॉमेडी को मिक्स करना ये बिल्कुल भी सही नहीं है, तो इसको वो क्रिटिसाइज करते। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यूजेनियस जहाँ ट्रेजी कॉमेडी को सपोर्ट करते हैं, मिक्सिंग ऑफ जनरस को सपोर्ट करते हैं, लिसिडस उसी को अपोज करते हैं, ये आपको याद रखना है। इनका कहना है कि जो इंग्लिश प्लेस है उसमें बहुत ज्यादा ब्लडशेड होता है, जबकि अगर बात की जाए जो फ्रेंच प्ले राइट हैं या जो फ्रेंच जो प्लेस है उसमें ब्लडशेड को अवॉइड किया गया है, और केवल एक आप कह सकते हैं एक सीन के माध्यम से दिखा दिया जाता है। मतलब जो भी वायलेंस होती है वो हमेशा ऑफ स्टेज होती है, लेकिन इंग्लिश प्लेस की अगर बात की जाए तो उसमें बहुत ज्यादा ब्लडशेड होता है, बहुत ज्यादा हॉरर होता है। ठीक है, तो जो फ्रेंच ड्रामा है उसमें आपको डेकोरम देखने को मिलेगा, जो कि इंग्लिश प्लेस में देखने को नहीं मिलता है, ऐसा लिसिडस कहते हैं। तो हमने 3 पॉइंट्स की बात करी। पहली तो इन्होंने क्लासिकल यूनिटीज को फॉलो किया है, फ्रेंच प्लेस को, इसको ये सपोर्ट करते हैं। दूसरा, ट्रेजी कॉमेडी के मिक्सचर को ये मतलब बिल्कुल भी सही नहीं मानते। ठीक है, जो फ्रेंच प्ले राइट है उन्होंने ट्रेजेडी और कॉमेडी को मिक्स नहीं किया। तीसरा, इनका कहना है कि जो वायलेंस होती है वो ऑफ स्टेज होती है, कोई मैसेंजर आता है वो ट्रेजिक इवेंट्स के बारे में बताता है, और इस तरह फ्रेंच प्लेस एक डेकोरम और डिग्निटी मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इनका ये कहना है कि जो
फ्रेंच प्ले राइट होते हैं उनका हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा कोहेरेंट होता है और हर एक सीन का एक प्रॉपर पर्पस होता है, ठीक है। और फ्रेंच प्ले में पोएटिक जस्टिस भी फॉलो होता है जो कि इंग्लिश प्ले में फॉलो नहीं मिलता। पोएटिक जस्टिस आपको मिलेगा मतलब कि जो गुड है उसे रिवॉर्ड मिलता है, मतलब गुड के अच्छे व्यक्ति के साथ लास्ट में अच्छा होता है और बुरे व्यक्ति को पनिश किया जाता है। तो इन सभी पॉइंट्स को आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज निएंडर। अब लास्टली निएंडर सम अप करते हैं, तो ये भी इंग्लिश ड्रामा को सपोर्ट करते हैं। इनका कहना है कि जो इंग्लिश प्लेज हैं वो मोर लाइवली होते हैं और ये ह्यूमन नेचर को रिफ्लेक्ट करते हैं। इन्होंने विलियम शेक्सपियर को प्रेज किया है और इनका कहना है कि शेक्सपियर इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ड्रामेटिस्ट। इवन इन्होंने कॉमेडी और ट्रेजेडी के मिक्सचर को भी डिफेंड किया है। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, ही फेवर्ड द यूज ऑफ राइम वर्ड्स इन सीरियस प्लेस। अगर आप देखें तो क्राइट्स राइम के यूज को मना करते हैं। उनका कहना है कि सीरियस प्लेस में राइम का यूज नहीं होना चाहिए, कॉमेडी में यूज हो सकता है, लेकिन लेसिडस इसको सही मानते हैं। तो ये आपको पॉइंट्स आई होप कुछ कुछ क्लियर है। मैंने कैरेक्टर के माध्यम से समझाया है क्योंकि एक साथ पढ़ने में सभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हो जाते हैं, ठीक है। और ये कहते हैं कि ये एंशिएंट प्लेराइट को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जो मॉडर्न राइटर्स हैं वो ज़्यादा अच्छा लिखते हैं। इवन इन्होंने 3 यूनिटीज़ के वायलेशन को भी सपोर्ट किया है और ट्रेजी कॉमेडी के मिक्सचर को भी, ठीक है। इनका कहना है कि जो फ्रेंच वर्क हैं वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं। इसके लिए एक लाइन आई है, उनका कहना है कि जो फ्रेंच पोइजी है वो एकदम स्टैचू की जैसे ब्यूटीफुल होते हैं ऐसा। और ये भी कहते हैं कि जो न्यू प्ले राइट्स है वो इंग्लिश प्ले राइट्स को इमिटेट कर रहे हैं, ठीक है। इवन इनका ये भी कहना है कि जो ट्रैजिक कॉमेडी है इसका जो इन्वेंशन है, इसकी वजह से एक ट्रेजेडी कहीं ना कहीं एक ऑडियंस को एक रिलीफ प्रदान करती है। मतलब ट्रेजेडी में अगर थोड़ी सी कॉमेडी मिक्स हो जाती है तो ट्रैजिक रिलीफ मिलता है ऑडियंस को। इनका ये भी कहना है कि इंग्लिश प्ले राइट्स जो हैं या इंग्लिश प्लेस ज़्यादा इंटरटेनिंग है और इंस्ट्रक्टिव है क्योंकि जो ऑडियंस है उससे वो एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज देते हैं जो कि एंशियंट और फ्रेंच राइटर नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं। एक कोटेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एडमायर हिम बट आई लव शेक्सपियर। ये निएंडर बोलते हैं। यहाँ से जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है उसमें ड्राइडन भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, आई एडमायर हिम बट आई लव शेक्सपियर। तो ये आपको याद रखनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे। हालांकि इस पे बात बहुत सारी की जा सकती है लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब एक सम अप हम देखते हैं। मेजर पॉइंट्स आपको याद रखना है, एंशियंट वर्सेस मॉडर्न। तो क्राइट्स जो है वो एंशियंट को डिफेंड करते हैं और इनका कहना है कि एंशियंट ने स्ट्रक्चरल परफेक्शन के लिए एक अल्टीमेट ब्लूप्रिंट राइटर्स को प्रदान किया है और यूजेनियस इन्हें काउंटर करते हैं और उनका कहना है कि मॉडर्न जो भी राइटर्स हैं उन्होंने क्लासिकल जो भी राइटर्स के स्ट्रक्चर थे, ब्लूप्रिंट थे, फाउंडेशन थे, उसे रिफाइन किया है, उसे इम्प्रूव किया है और इस तरह कई सारे कॉम्प्लेक्स प्लॉट क्रिएट किए हैं और रियलाइज्ड कैरेक्टर क्रिएट किए हैं। मतलब एंशियंट में बहुत ज़्यादा ऐसे कैरेक्टर्स होते थे जो बिल्कुल रियल नहीं लगते थे। फ्रेंच वर्सेस इंग्लिश थिएटर आपको देखने को मिलती है डिबेट, जिसमें लिसिडस आर्ग्यू करते हैं कि फ्रेंच सुपीरियर होता है क्योंकि वो डेकोरम को मेंटेन करते हैं, सिंगल प्लॉट पे फोकस करते हैं और यूनिटीज को एडहर करते हैं, यूनिटीज को फॉलो करते हैं। निएंडर यहाँ पे काउंटर करते हैं लिसिडस को और उनका कहना है कि फ्रेंच प्लेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेराइल है, मतलब बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं अनलाइवली है, उनकी कन्वर्सेशन बहुत हैवी है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये ब्यूटीफुल है लाइक ए स्टैचू, ठीक है। इनका कहना है कि इंग्लिश ड्रामा सुपीरियर है क्योंकि इसके जो प्लॉट्स है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, एक्टिव हैं, एक बेटर तरीके से ये कॉम्प्लेक्स अनप्रेडिक्टेबल नेचर ऑफ रियल लाइफ को मिरर करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे डिबेट समझ में आई है। अब ट्रेजी कॉमेडी का डिफेंस करते हैं निएंडर और वो कहते हैं कि जब प्ले राइट ह्यूमरस और सीरियस एलिमेंट को मिक्स करता है, कंबाइन करता है, तो ये एक नेचुरल ह्यूमन इमोशन को दिखाता है। ये नेचुरल लाइफ एक्सपीरियंस को दिखाता है। जो हमारी लाइफ है वो कैसी है, अनप्रेडिक्टेबल मिक्स ऑफ जॉय एंड सोरो है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ है, ओके।
आई थिंक लेक्चर बीच में स्टक हो गया था, मैं दोबारा से आपको कुछ पॉइंट्स बता दे रही हूँ। यहाँ पे देखिए एंशिएंट वर्सेस मॉडर्न को आप एक डिबेट देखते हैं, क्राइट्स और इसके अलावा यूजेनियस की डिबेट होती है, ठीक है। क्राइट्स एंशिएंट को सपोर्ट करते हैं, यूजेनियस मॉडर्न को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद फ्रेंच वर्सेस इंग्लिश थिएटर, जिसमें लिसिडस मानते हैं कि फ्रेंच सुपीरियर हैं, ये यूनिटीज को फॉलो करते हैं, सिंगल प्लॉट होता है, मतलब आप सब प्लॉट नहीं देखते, कॉमेडी और ट्रेजेडी का मिक्सचर नहीं देखते हैं, और फ्रेंच प्ले राइट बहुत ज़्यादा एक तरह से रूल को फॉलो करते हैं, डेकोरम मेंटेन करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं नियंटर कहते हैं कि फ्रेंच जो भी प्लेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेराइल होते हैं, रियलिटी से रिलेटेड नहीं होते हैं। इंग्लिश ड्रामा सुपीरियर होते हैं बिकॉज ऑफ इट्स एक्सपेंसिव प्लॉट एंड एक्टिव स्टेजिंग, जो कि रियल लाइफ को मिरर करता है। ट्रेजी कॉमेडी के को भी डिफेंड करते हैं नियंडर, और इनका कहना है कि ट्रेजी कॉमेडी हमारे लाइफ के अनप्रेडिक्टेबल जॉय और सौरो के मिक्सचर को दिखाती है, और ये बहुत ही नेचुरल एलिमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। राइम वर्सेस ब्लैंक वर्स में आप देखते हैं कि नियंडर राइम को सपोर्ट करते हैं, जबकि क्राइट सपोर्ट नहीं करते हैं। उनका कहना है कि जो राइम्स है वो हमारे एवरीडे स्पीच को अननेचुरल बनाता है, मतलब हम क्योंकि डेली लाइफ में तो राइम्स यूज करते नहीं हैं, तो ब्लैंक वर्ड्स का यूज सही है, राइम का यूज सही नहीं है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। 3 मेन डिबेट होती है, एंशिएंट वर्सेस मॉडर्न ड्रामा, फ्रेंच वर्सेस इंग्लिश ड्रामा, एंड द यूज ऑफ राइम्ड वर्ड्स वर्सेस ब्लैंक वर्ड्स। ये आपको तीनों पॉइंट याद रखने हैं। 4 कैरेक्टर्स की हमने बात की है, ओके। इन सभी को आप नोट्स में देखेंगे, वहां से आप नोट्स बना सकते हैं, ओके। तो अब हम बात करते हैं थर्ड राइटर की, दैट इज सैमुअल जॉनसन। तो सैमुअल जॉनसन की जो क्रिटिकल वर्क है, वहां से आपको क्वेश्चन जो बनता है वो प्रीफेस टू शेक्सपियर से बनता है, और बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ये। तो पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल वर्क बाय सैमुअल जॉनसन, दैट इज प्रीफेस टू शेक्सपियर, ठीक है, प्रीफेस टू शेक्सपियर। तो इन्होंने शेक्सपियर के वर्क्स को 9 इयर्स लगभग स्टडी किया था, और इसके बाद इन्होंने प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर एक वर्क मतलब एडिटिंग फॉर्म में आप कह सकते हैं लिखा था, या आप कह सकते हैं एडिट किया था, उसी के साथ इन्होंने प्रीफेस लगाया था, ठीक है। तो प्रीफेस इंपॉर्टेंट है। प्रीफेस टू शेक्सपियर, इसकी पब्लिकेशन ईयर पूछी जाती है 1765। ये किस एज से बिलोंग करते हैं, तो आपको पता है न्यू क्लासिकल एज से, ठीक है। जॉनसन इज फेमस फॉर हिज क्रिटिसिज्म ऑफ, ये किसके लिए फेमस है, तो शेक्सपियर का इन्होंने क्रिटिसिज्म किया था। इन्होंने प्रेज किया है शेक्सपियर को, किस लिए प्रेज किया है, फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन नेचर। Who said Shakespeare is above all writers, at least above all modern writers, the poet of nature? बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, सैमुअल जॉनसन बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉनसन, शेक्सपियर द ग्रेटनेस लाइज इन, किस चीज में शेक्सपियर की ग्रेटनेस लाई होती है, तो यूनिवर्सैलिटी में, क्योंकि शेक्सपियर के वो यूनिवर्सल हैं, यूनिवर्सल कैरेक्टर दिखाते हैं। शेक्सपियर वॉज क्रिटिसाइज बाई जॉनसन फॉर वायलेशन ऑफ टाइम एंड प्लेस, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्शन, यूनिटी ऑफ एक्शन को ये फॉलो करते हैं, शेक्सपियर फॉलो करते हैं, लेकिन टाइम और प्लेस को नहीं फॉलो करते, वायलेट करते हैं। जॉनसन एक्सेप्टेड विच यूनिटी एज एसेंशियल, तो यूनिटी ऑफ एक्शन को ये मानते हैं एसेंशियल, और ये शेक्सपियर के प्लेस में देखने को मिलेगी। जॉनसन रिजेक्टेड द रिजिड ऑब्जर्वेंस ऑफ, किसको ये रिजेक्ट करते हैं, तो टाइम और प्लेस के रिजिड ऑब्जर्वेशन को ये रिजेक्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉनसन, शेक्सपियर्स कैरेक्टर आर, इनके अकॉर्डिंग शेक्सपियर की कैरेक्टर क्या है, स्पीशीज हैं रेदर देन इंडिविजुअल्स, ओके। नथिंग कैन प्लीज मेनी एंड प्लीज लॉन्ग, बट जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ जनरल नेचर। तो ये लाइंस कहाँ से आती हैं, सैमुअल जॉनसन के प्रीफेस टू शेक्सपियर से, ठीक है। अब यहाँ पे 2 से 3 पॉइंट्स आपको और जानने हैं। पहला आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो वर्क है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले शेक्सपियर के जनरल नेचर की ये बात करते हैं, शेक्सपियर्स जनरल नेचर, ठीक है, जिसमें ये बात करते हैं कि जो शेक्सपियर के जो वर्क्स हैं या जो कैरेक्टर्स है वो यूनिवर्सल हैं, ओके। तो पहला जो है वो शेक्सपियर जनरल नेचर, जिसे एक्सीलेंसी हम कह सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी। दूसरा जो है वो है शेक्सपियर्स फॉल्ट, काफी बार पूछा गया यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है, शेक्सपियर्स फॉल्ट। अब यहाँ पे शेक्सपियर की कमियां बताते हैं, और तीसरे में क्या करते हैं, ये 3 यूनिटीज की बात करते हैं,
ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। तो शेक्सपियर जनरल नेचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये कहते हैं कि बहुत सारे शेक्सपियर के एज के जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं वो इसको पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने ट्रेजेडी और कॉमेडी को मिक्स कर दिया। इनका कहना है कि जो ट्रेजेडी और कॉमेडी को जो मिक्स किया है, हालांकि वो उस समय सही नहीं था, लेकिन शेक्सपियर के जो वर्क है वो आज भी यूनिवर्सल हैं। और किसी भी राइटर को हम यूनिवर्सल कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं? पहले तो हमें ये देखना है कि उनका जो वर्क है वो कितने लंबे समय तक रह सकता है। क्या वो लंबे समय तक सस्टेन कर सकता है? तो आप देख सकते हैं शेक्सपियर का वर्क लंबे समय तक सस्टेन कर सकता है। दूसरा इन्होंने कहा कि अगर हम समय के साथ देखें तो हमें ये देखना है कि जो वर्क है उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो समय के साथ इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। ठीक है, पहला इन्होंने यूनिवर्सैलिटी की बात करी है, मतलब कितने लंबे समय के लिए सस्टेन कर सकता है इसकी बात करी है। दूसरा बात की है कि समय के साथ साथ उस वर्क की आइडेंटिटी और फेम जो है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तीसरा इन्होंने बोला है कि अगर हम कंपेयर करें किसी वर्क को, उसकी हमें सुप्रीमेसी चेक करनी है। अगर हम कंपैरिजन करें दूसरे वर्क के साथ तो हमें ये देखना है कि वो दूसरे वर्क से सुपीरियर है या नहीं। तो इन तीनों पैरामीटर पे अगर आप देखें तो शेक्सपियर के वर्क फिट बैठते हैं। उसकी सस्टेनेबिलिटी भी है, फेम भी बढ़ ही रही है। आज भी शेक्सपियर के वर्क को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है और दूसरे वर्क के साथ अगर कंपेयर करें तो सुपीरियर भी है। अगर आप देखें तो एर्नॉल्ड ने जो टचस्टोन मेथड जो रखा है उसमें उन्होंने शेक्सपियर के वर्क को भी एक पैरामीटर बनाया है। तो इनका कहना है कि क्लासिकल रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रेजेडी और कॉमेडी मिक्स नहीं हो सकती, लेकिन अगर हम लाइफ देखें तो लाइफ हमारी जो है वो फुल ऑफ जॉय एंड सोरोज है। तो अगर शेक्सपियर ने ट्रेजेडी और कॉमेडी को मिक्स किया है तो ये ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ है, क्योंकि हमारी लाइफ में ना तो बहुत हर वक्त खुशी रहती है ना तो हर वक्त दुख रहता है। तो ये एक तरीका था शेक्सपियर का जिससे ऑडियंस अपनी लाइफ को कोरिलेट कर सके ट्रेजेडी को देखकर, या हम कह सकते हैं प्ले को देखकर, नॉट ट्रेजेडी, प्ले को देखकर, और वो अपनी लाइफ में भी उसे अप्लाई कर सके कि ऐसी घटनाएं उनकी भी लाइफ में हो सकती हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है वो है शेक्सपियर की फॉल्ट। सम अप करके मैं आपको बता रही हूँ थोड़ा छोटे लेवल पे शेक्सपियर की फॉल्ट क्या है। तो शेक्सपियर की फॉल्ट से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है शेक्सपियर के जो पहला जो पॉइंट है वो है शेक्सपियर नेवर रोट फॉर अ मॉरल पर्पस। मतलब मॉरल पर्पस मतलब कि किसी को एंटरटेन करना ही इनका मुख्य उद्देश्य होता था, मॉरल पर्पस नहीं होता था, इंस्ट्रक्ट करना नहीं होता था। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा इन्होंने बोला है कि जो शेक्सपियर के प्लेज है वो लूजली निटेड है। लूजली निटेड मतलब कि जो प्लॉट कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ज्यादा लूज है। अगर आप देखें तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस में एक सीन में आप देखते हैं कि एंटोनियो के पास पैसे नहीं है क्योंकि उनकी जितने भी शिप्स हैं वो सारे डूब चुके हैं, और लास्ट तक आते आते आप क्या देखते हैं कि सारे शिप्स एक साथ वापस आ चुके हैं। तो कई जगह आपको देखने को मिलेगा कि शेक्सपियर के प्ले के जो प्लॉट हैं वो लूजली निटेड हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे कि शेक्सपियर ने कई जगह के कैरेक्टर्स प्लेज में लिखे हैं, या मतलब कई अलग अलग जगह के कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। रोमन रोमन कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, इंग्लिश कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, डिफरेंट तरीके के कैरेक्टर्स, या आप कह सकते हैं लोअर क्लास के या नोबल फैमिली के आपको देखने को मिलेंगे। तो लेकिन सबके जो स्पीच हैं वो साउंड सेम ही होता है। साउंड क्या होता है? सेम ही होता है। जैसे अगर आप देखें किंग लेयर की बात करें, किंग लेयर और जो फूल है दोनों के अगर आप स्पीच की क्वालिटी देखें तो कई बार आपको सिमिलर ही देखने को मिलेगी। तो इस बात पे उन्होंने इन्हें इनकी फॉल्ट बताई है। नेक्स्ट जो इन्होंने बताया है वो ये बताया है कि शेक्सपियर ने बहुत सारे पन्स यूज किए हैं। ठीक है, शेक्सपियर हैज यूज्ड लॉट्स ऑफ पन्स। और एक मैंने आपको बताया कि लोअर क्लास और जो हायर क्लास है, लोअर क्लास और जो हायर क्लास है, या हम कह सकते हैं जो नोबल क्लास है, उनकी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। जैसे अभी फूल वाला मैंने एग्जाम्पल दिया, आप इस एग्जाम्पल को यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं। ठीक है, लोअर क्लास एंड नोबल क्लास, ये वाले एग्जाम्पल को आप यहाँ पुट अप कर सकते हैं, और कैरेक्टर के जो साउंड है वो सेम होते हैं। यहाँ पे आप रोमन और इंग्लिश वाले कैरेक्टर्स के एग्जाम्पल को पुट अप कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि शेक्सपियर ने प्लॉट को बहुत ज़्यादा एक्सीड कर दिया है। जैसे हैमलेट अगर आप देखें तो हैमलेट का जो प्लॉट है वो बहुत ज़्यादा लेंदी है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जहाँ पे इन्होंने कमी बताई है। अब हम बात करते हैं डिफेंड की, कि इन्होंने डिफेंड भी किया है, 3 यूनिटीज की बात करी है। ठीक है, तो बहुत सारे जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं वो शेक्सपियर को बहुत ज़्यादा डिसडेन करते हैं फॉर नॉट फॉलोइंग 3 यूनिटीज।
तो इनका कहना है कि अगर हम हिस्ट्री प्लेस की बात करें तो हिस्ट्री प्लेस ना तो ट्रेजेडी है ना तो कॉमेडी है, तो इसमें तो थ्री यूनिटीज हो ही नहीं सकती है। अगर आप देखें शेक्सपियर के प्लेस को तो इनका कहना है सैमुअल जॉनसन का कि यूनिटी ऑफ टाइम और यूनिटी ऑफ प्लेस इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यूनिटी ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट है। तो शेक्सपियर के प्लेस में आपको यूनिटी ऑफ एक्शन देखने को मिल जाती है। इनका कहना है कि जो यूनिटी ऑफ टाइम और यूनिटी ऑफ प्लेस है, अगर हम इसे फॉलो करें तो ड्रामा बहुत ज़्यादा रियल नहीं लगेगा। इसलिए अगर शेक्सपियर ने नहीं भी यूज़ किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डेफिनेटली उन्होंने यूनिटी ऑफ एक्शन को अपने प्लेस में फॉलो किया है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स क्लियर हैं और आपको ये क्लास समझ में आई है, और मैंने पूरी कोशिश करी है कि कम से कम समय में आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं समझा पाऊँ। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी कोशिश कैसी लगी, और ये जो क्लास है आज की, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल है। और अब मैं जो भी क्लास लूँगी, वो किसी एक पार्टिकुलर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लूँगी। मेरा एक ही उद्देश्य है कि जो भी मैंने अपने गुरु से सीखा, जो भी मैंने अपने मेंटर से, टीचर से सीखा, जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज है, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। और आपको यदि कुछ भी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, थोड़ा भी आपका जो भी कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था अगर समझ में आ रहा है, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है। ओके? तो यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स मैंने ऐड किए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एरिस्टोटल के पॉइंट्स हैं, क्योंकि एरिस्टोटल के पॉइंट्स मैंने उसी वक़्त क्लियर कर दिए थे, मतलब एक्सप्लेन कर दिए थे, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया नहीं है। ये कुछ पॉइंट्स ऐसे आप पढ़ लीजिएगा। ये सब डिटेल में मैंने बताए हैं और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ओके? सो दिस पीडीएफ विल बी अपलोडेड ऑन टेलीग्राम। जिन्होंने भी टेलीग्राम जॉइन नहीं किया है, आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं लिटरेचर लाइट हाउस। आपको वहाँ पे क्लास का लिंक मिल जाएगा, या अगर आप पीडीएफ सर्च करना चाहते हैं आपको वो मिल जाएगी। जिन्हें टेलीग्राम का लिंक नहीं मिल रहा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। दिस वाज़ ऑल फॉर टुडे। टेक केयर।